हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रिवीजन सीरीज। हमने स्टार्ट किया है क्लास 12th का सिलेबस। बेसिकली एक रिवीजन दी जा रही है जो टॉपिक्स को जो हमारे एग्जाम्स में आना है। तो आज हम बात कर रहे हैं एटम्स की। एटम्स में हमारे पास जो सबसे पहले आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये शुरू करने से पहले जो स्टोरी है हमारे पास, वो कहानी शुरू कहाँ से हुई? जे थॉमसन ने, उन्होंने क्या दिया था? प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। तो रदरफोर्ड ने उसको टेस्ट करने के लिए, प्लम पुडिंग मॉडल को टेस्ट करने के लिए उन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने किया 1906 में। 1906 में उन्होंने किया, उनको कुछ रिजल्ट्स मिले होंगे, बट अगेन उन्होंने अपने असिस्टेंट्स को 1911 में ये करने के लिए बोला। फिर उसके बाद आए नील बोर, उन्होंने ये रिपीट किया। उन्होंने 1913 में अपनी थ्योरी दी, वो बाद में करेंगे। पहले हमारे पास रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उससे पहले हमें क्या मिला था? थॉमसन, जे थॉमसन ने मॉडल दिया था। वो कौन सा मॉडल था? प्लम पुडिंग मॉडल। तो बेसिकली इस मॉडल को टेस्ट करने के लिए, प्लम पुडिंग मॉडल क्या था हमें पता है। अगर हमारे पास प्लम पुडिंग ले या हम वाटरमेलन से बोलें, तो हमने बोला कि हमारे पास जितना भी वाटरमेलन में रेड पोर्शन होता है वो हमें पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट करता है। उसमें जितने भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास कैसे एक्ट करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की तरह एक्ट करते हैं। तो मींस पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये जे थॉमसन ने बोला, और इलेक्ट्रॉन्स कहीं कहीं प्रेजेंट है। फिर आए इन्हीं के स्टूडेंट हमारे पास टी रदरफोर्ड। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने इसको टेस्ट करने के लिए, बेसिकली इसी एक्सपेरिमेंट को टेस्ट करने के लिए उन्होंने 1906 में अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट उन्होंने जो परफॉर्म किया, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, फिर 1911 में उन्होंने आगे अपने दो एसोसिएट्स गीगर और मार्स्टन को ये बोला कि इसको आगे दोबारा से रिपीट करें, देखें उसमें हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो आज हम वो भी डिस्कस करेंगे कि उनको क्या रिजल्ट्स मिले, उन्होंने क्या कंक्लूड किया वहां से। तो नेक्स्ट हमारे पास अब हम शुरू करेंगे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। चलिए करते हैं अल्फा पार्टिकल। तो ये हमें समझ आ गया, प्लम पुडिंग मॉडल जे थॉमसन ने दिया था, उनके ड्रॉबैक्स थे कुछ, तो वो रदरफोर्ड ने सोचा कि हम चलो अब इसको टेस्ट करके देखते हैं कि क्या ये वेरीफाई करता है। फिर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। आगे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट अपने दो एसोसिएट्स को फिर से रिपीट करने के लिए बोला, असिस्टेंट्स को उन्होंने फिर से रिपीट करने के लिए बोला। तो उन्होंने बोला कि चलो रिपीट करके देखते हैं क्या हमारे पास नेट रिजल्ट जो है वो इससे हमारे पास आता है। तो अल्फा पार्टिकल जो कि उनके असिस्टेंट्स ने आगे किया था, हमारे पास अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल, कई जगह बुक्स में इसका जो नाम है वो गीगर मार्स्टन के नाम से भी है और कई जगह पे रदरफोर्ड के नाम से भी है। तो एक ही बात है, वही सेम एक्सपेरिमेंट हम जिसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि सेटअप तो रदरफोर्ड ने बताया था ना, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करो। तो हमारे पास अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हमारा क्या सेटअप था? उन्होंने बोला एक लेड ब्लॉक लो, लेड ब्लॉक के अंदर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखेंगे। ये क्या है? ये है लेड ब्लॉक। लेड ब्लॉक के अंदर हमने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा। ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ये क्या है? ये है सोर्स। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बेसिकली क्या है? सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स।
अब अल्फा पार्टिकल्स की बात तो तब करें, पहले अल्फा पार्टिकल क्या होता है हमारे पास, इतनी देर से अल्फा पार्टिकल्स बोली जा रही है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस है। अगर हम अल्फा पार्टिकल की बात करें, हमने बोला हीलियम के पास पहले 2 प्रोटॉन्स, 2 न्यूट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी कॉम्पोजिशन। बट जब वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, सपोज उसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए क्या रह गया? 2+2 पॉजिटिव। तो मींस इसका चार्ज होता है +2e और हमारे पास इसका जो मास है वो है 4 AMU और हमें पता है इसके अंदर अब कॉम्पोजिशन में क्या रह गया? 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स रह गए। तो बेसिकली हीलियम का न्यूक्लियस एक अल्फा पार्टिकल है। हमने बोला एक लेड ब्लॉक लेते हैं, उसके अंदर एक सोर्स रख लेते हैं ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, तो उसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगी। अब कितनी एनर्जी होगी? जो एनर्जी की रेंज है वो है हमारे पास 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें पता है मेगा क्या होता है? 10⁻⁶। हमें पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ये आ जाएगा। अब ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये हमें मेगा का रिलेशन मिल गया। हमने सेटअप में अभी तक सिर्फ एक ब्लॉक रखा, उस ब्लॉक में सोर्स रखा, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अब इसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, ऐसे 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 कहीं भी, उनको थोड़ी ना पता है कहाँ जाना है, तो रैंडमली ऐसे बिखर जाएंगे पूरे रूम में। तो मीन्स सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे निकले। अब बट हमें तो पता है, हम तो सही रास्ते पे लाएंगे क्योंकि हमें पता है हमें किस डायरेक्शन में लेके आना है। उसके लिए आगे उन्होंने यूज की लेड ब्रिक्स। लेड ब्रिक्स यूज की। लेड ब्रिक्स से बेसिकली क्या काम करना है? कॉलीमेटर का काम करना है। लेड ब्रिक्स यहाँ पे कॉलीमेट करेंगी बीम को, मींस उनको स्ट्रेट पाथ में मूव करवाने की, एक बीम की तरह मूव करवाने के लिए हेल्प करेंगी। तो ये है हमारे पास लेड ब्रिक्स, जो कि किसकी तरह काम कर रही हैं? कॉलीमेटर की तरह काम कर रही हैं। कॉलीमेट करेंगी बीम को, सेट करेंगी एक स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करने के लिए। लेड जो हमारे पास होता है, अगर सपोज जैसे जो रेज निकली है डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, कहीं भी जा सकती है, तो सिर्फ लेड ही क्यों यूज किया? लेड इसलिए यूज किया जो बाकी इधर उधर बिखर रही हैं वो उनको एब्जॉर्ब कर लेगा, वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो सिर्फ कॉलीमेट करेगा, जो हमें एक थिन बीम में मूव करवानी है, मतलब हमें जिसको स्ट्रेट रास्ते पे मूव करवाना है हम उसको ले ही आएंगे जैसे मर्जी, सीधे रास्ते पे, है ना, गलत रास्ते पे नहीं जाने देंगे, सीधे पे ले आएंगे, तो सीधे पे ले आएंगे, कॉलीमेट कर देंगे बीम को। तो हमने लेड ब्लॉक रखा, उसमें से हमने बोला कि अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे, कॉलीमेट कर देते हैं, कॉलीमेट किया, थिन बीम से निकले। नेक्स्ट हमारे पास आ गई गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल क्या होती है? गोल्ड फॉइल हमने ली है एक थिन शीट, गोल्ड की थिन शीट। गोल्ड का एटॉमिक नंबर हमें पता है 79, उसका सिंबल हमें पता है AU। फॉइल मतलब बिल्कुल पतली शीट। पतली शीट क्यों ली है? ताकि एक ही लेयर रहे एटम्स की, हमारे पास दूसरी लेयर ना पीछे बन जाए। तो मींस सिंगल लेयर ऑफ एटम्स होनी चाहिए। तो वो सिंगल लेयर ऑफ एटम्स के साथ ही जाके स्ट्राइक करे, फिर हम स्टडी करेंगे कि हमारे पास कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं। क्या किया हमने? लेड ब्लॉक में हमने रखा है सोर्स है, बेसिकली सोर्स है हमारे पास, अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे, और हमने लेड ब्रिक्स रख दी। लेड ब्रिक्स क्या करेंगी? कॉलीमेट करेंगी बीम को, सही रास्ते पे लाएंगी, एक बीम में लेके जाएंगी। फिर हमने बोला गोल्ड फॉइल गोल्ड फॉइल की जो थिकनेस हमने यहाँ पे ली है वो है 2 × 10⁻².1, ऐसा सा एनसीईआरटी में डेटा दे रखा है, 2.1 × 10⁻⁻7 मीटर। तो मींस इतनी थिकनेस की शीट होगी जिसपे आप ये फॉल करेंगी। अब ये हमने गोल्ड फॉइल ले ली, थिन शीट ले ली। थिन मतलब उसमें हमारे पास पीछे कोई लेयर ना हो, पीछे सेकेंड लेयर ना बन जाए एटम्स की, सिंगल के साथ आए, और ये सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर के साथ इंटरैक्ट किए, जहां भी मूव करना है कर गए। फिर हम स्टडी करेंगे कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो मींस लेड ब्लॉक, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स निकले। अल्फा पार्टिकल्स क्या है? हीलियम न्यूक्लियस है। अल्फा पार्टिकल्स आके स्ट्रेट गोल्ड फॉइल से टकराएंगे, मतलब स्ट्राइक करेंगे उधर आके। थिकनेस बिल्कुल 2.1 × 10⁻⁻7 मीटर। सिंगल लेयर हो एटम्स की, सिंगल लेयर, दूसरी लेयर ना हो, पीछे ना हो, आ गए। अब हमने रखा है सर्कुलर है हमारे पास
जिंक सल्फाइड स्क्रीन, ये है हमारे पास जिंक सल्फाइड स्क्रीन। तो हमने बोला सर्कुलर शेप में, सॉरी अगर सर्कुलर नहीं है तो हमने बोला ये हमारे पास क्या हो गई, जिंक सल्फाइड स्क्रीन हो गई। जिंक सल्फाइड स्क्रीन आ गई हमारे पास यहाँ पे। तो ये जो जिंक सल्फाइड स्क्रीन आई है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन से हमें क्या करना है, हमें डिटेक्ट करना है जो फ्लैश आके इस पे फॉल करेंगे, जो लाइट आके इस पे फॉल करेगी। तो हमने बोला कि हमारे पास ये क्या है, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का हमने सोर्स ले लिया और अल्फा पार्टिकल्स आएंगे, गोल्ड फॉइल पे आके टकराएंगे। जैसे ही आएंगे तो हमारे पास डिफरेंट डायरेक्शंस में ये रेडिएशंस मूव करेंगी। अब सपोज डिफरेंट डायरेक्शंस में ये रेडिएशंस मूव कर गए, हमने उसके लिए रखी जिंक सल्फाइड स्क्रीन, ताकि जब ये डिफरेंट रेडिएशंस में आके मूव करेंगी तो क्या होगा, हमारे पास जिंक सल्फाइड पे कहीं आके एक फ्लैश बन जाएगा। क्या बनेगा, एक फ्लैश बनेगा, टाइनी फ्लैश हमें मिल जाएगा। तो बेसिकली हमने क्या बोला, जब हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स आएंगे इस लेड ब्रिक्स के थ्रू मूव करते हुए, कॉलीमेट बीम करते हुए आगे जो गोल्ड फॉइल है उससे जाके टकरा रहे हैं, उसके बाद हमने बोला जब ये टकराएंगे नहीं, मीन्स आके आएंगे, मूव करेंगे, और जहां डेविएशंस होंगी वो हमारे पास हमने जिंक सल्फाइड स्क्रीन रख ली। जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे क्या मिलेगा, हमें फ्लैश मिलेगा। जिंक सल्फाइड स्क्रीन क्या करेगी, फ्लैश प्रोड्यूस करेगी कि अच्छा यहां आके अल्फा पार्टिकल आपका स्ट्राइक किया। तो बेसिकली सपोज यहां आके स्ट्राइक किया कोई अल्फा पार्टिकल, बहुत ही टाइनी फ्लैश बनता है। इतना टाइनी है वो कि हमें दिखेगा भी नहीं। उसको देखने के लिए हमने एक डिटेक्टर यूज करना है। बेसिकली वो डिटेक्टर यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक माइक्रोस्कोप है। डिटेक्टर क्या है, माइक्रोस्कोप होगा। लेड सोर्स मतलब लेड ब्लॉक, सोर्स कॉलीमेट की अल्फा पार्टिकल्स से आके, जो आके उन्होंने डेविएशन करनी है। सपोज ये जो अल्फा पार्टिकल गए हैं, ये जो अल्फा पार्टिकल ने जाके यहाँ टाइनी फ्लैश बनाया है, ये कितने एंगल पे गया, सपोज थीटा एंगल पे गया। थीटा क्या हो गया मेरा, स्कैटरिंग एंगल। अब ये जो डिटेक्टर है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे आके जो टाइनी फ्लैश बनेगा वो इतना स्मॉल होगा कि हम उसको देख भी नहीं सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा ताकि हम उस फ्लैश को डिटेक्ट कर सकें। तो ये हमारे पास है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का बेसिक एक सेटअप। अब बेटा सिंपल सा है कि हमने बस लेड ब्लॉक, अल्फा पार्टिकल्स लिए, मूव करवाए, बीम कॉलीमेट करवाई, जो गोल्ड फॉइल से आके टकराए वो किसी डायरेक्शन में जब मूव किए, हमने वो डायरेक्शन स्टडी करनी है कि डेविएशंस कितनी होंगी। तो जिंक सल्फाइड स्क्रीन देखो कितनी है, इतनी बड़ी, सिर्फ इतना सा यहाँ पे स्पेस छोड़ेंगे, बाकी ये पूरी की पूरी सर्कुलर है कि इधर भी कहीं भी अल्फा पार्टिकल्स जाके टकरा सकते हैं। तो हमने क्या बोला, हमारे पास एक लेड ब्लॉक, फिर से एक बार लास्ट टाइम, फिर हमने बोला ये सोर्स लिया हमने अल्फा पार्टिकल्स का। तो अल्फा पार्टिकल्स जब मूव करेंगे आगे गोल्ड फॉइल के साथ जाके स्ट्राइक करके, मतलब उसके साथ जाके कहीं डेविएशंस होंगी, तो वो डेविएशंस कितने एंगल पे होंगी वो हम स्टडी करेंगे। अब इसके बाद हमारे पास आता है कि हमें क्या मिला यहां से। सबसे पहले बात करते हैं रिजल्ट की कि हमारे पास क्या रिजल्ट आए। तो डेटा जो आया वो बहुत ही हैरान करने वाला था, क्योंकि 99.86% जो अल्फा पार्टिकल्स थे, 99.86% विच इज अप्रोक्सीमेटली 100%, हमारे जैसे तो इसको 100 ही मान ले कि चलो बस हो गया। तो 99.86% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वो कैसे मूव किए, मूव्ड अनडेविएटेड। बताओ फिर किया क्या हमने, इतना महंगा सेटअप, इतनी कॉस्ट लगाई, इतना सब कुछ किया, और अल्फा पार्टिकल्स विदाउट डेविएशन मूव कर गए। बट अब जो छोटे रिजल्ट आए 0.14%, ये जो थे मूव्ड अनडेविएटेड मींस ये अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री पे चले गए, या हम बोल सकते हैं टू बी वेरी प्रिसाइज कि वो लेस देन 1 डिग्री ट्रेवल की। तो मीन्स जो अल्फा पार्टिकल्स हैं या तो वो 0 डिग्री हम बोले या लेस देन 1 डिग्री ट्रेवल की।
सेकेंड 0.14% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो हमारे पास आए वो कैसे मूव किए, वो मूव किए ग्रेटर देन 1%. So 0.14% of alpha particles deviated at more than 1 degree. तो मतलब 1 डिग्री से ज्यादा डेविएशन किनकी हुई, 0.14% की. अब ये क्या बोल रहा है, 99.86% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स विदाउट डेविएशन चले गए, तो इसका मतलब बहुत स्पेस खाली है. अगर ये एटम है तो सारे के सारे ऐसे जा रहे हैं ऑलमोस्ट, तो बहुत एम्प्टी स्पेस है, कुछ नहीं हुआ, सीधे चले गए. 0.14% जो थे वो बस हल्के से 1 डिग्री, थोड़ी सी हल्की सी स्लाइड सी डेविएशन हुई. तो मीन्स कुछ तो ऐसा है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आया, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आके यहां से थोड़ा सा बेंड किया, तो मीन्स कुछ तो पॉजिटिव है जो रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है. सबसे पहले बहुत स्पेस खाली है, जो थोड़ी भरी हुई है उसने क्या बोला कि हमारे पास जब कोई पार्टिकल आके बेंड कर रहा है तो इसका मतलब वहां पे जो पार्टिकल्स हैं वो मोर देन 1 डिग्री डेविएट कर रहा है, तो मीन्स कोई पॉजिटिव चार्ज तो है जो कि उस पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है. नेक्स्ट थर्ड हमारे पास क्या आ जाएगा कि 1 in 8,000 नंबर कितना छोटा है, 1 in 8,000 deviated at more than 90 डिग्री. मतलब 8,000 में से कोई एक जो 90 डिग्री के ज्यादा एंगल पे जाएगा. 90 कैसे, ये जा रही है बीम, ये हुआ 90, तो मतलब इधर कहीं, तो ये एंगल बन गया विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ऐसे जाएगी. 99.86% स्ट्रेट विदाउट डेविएशन, बहुत स्पेस खाली है. 0.14% एट 1 डिग्री, लेस देन 1 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री. तो मतलब कुछ तो है जो उनको रिपल्सिव फोर्स लगा गया और डेविएट करवा गया. 1 in 8,000 आया और वो ऐसे गया, मतलब मोर देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल बना गया. तो मतलब कोई पॉजिटिव है और बहुत स्ट्रॉन्ग है. ये 4 AMU मास लेके आ रहा है और इसने इसको फोर्स लगा के डेविएट करवाया विच इज ग्रेटर देन एट एन एंगल ऑफ ग्रेटर देन 90 डिग्री. बहुत बड़ी चीज है. तो मतलब है तो कहीं छोटी सी जगह पे, बट बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंशियल पर्सन वहां पे कोई बैठा हुआ है जिसने ठक करके उसको बस. तो इसका मतलब बात करें फोर्थ पॉइंट की अब, और 1 in 10 raised to the power 6, 10 raised to the power 6 में कोई एक ऐसा था जिसने कैसे डेविएशन फील की, डेविएटेड एट 180 डिग्री, आया और गया. तो मतलब कोई तो है वहां पे जो हमारे पास क्या कर रहा है, रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, वापस पीछे भेज रहा है. तो मीन्स अब ये स्टडी कुछ और बोल रही थी कि ये कुछ नहीं है, बट ये जो रिजल्ट्स थे इनके बेसिस पे पूरी एटम की डेफिनेशन चेंज हो गई. तो हमने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें से जो सबसे पहली चीज आई, 99.86% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स मूव्ड अनडेविएटेड, कुछ नहीं हुआ उनको, 0 डिग्री या लेस देन 1 डिग्री मूव किए. 0.14% जो थे वो कैसे चले गए, डेविएटेड एट मोर देन 1 डिग्री. ये 1 in 8,000 मोर देन 90 डिग्री. 1 in 10 raised to the power 6, 1 million हमारे पास कहाँ गए, 180 डिग्री पे एक कोई आया और गया. मतलब जो वहां पे पार्टिकल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई पॉजिटिव चार्ज बैठा है जो रिपेल कर रहा है. तो इसका मतलब हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा, यहां से एक और चीज, एक मिनट, ये जो हमें रिजल्ट मिले उस रिजल्ट से अब हम क्या कंक्लूड करने वाले हैं, अब हम ये देखेंगे. हमने क्या बोला, हमने बोला हमारे पास 99.86% जो पार्टिकल्स
थे अल्फा पार्टिकल्स, वो कैसे मूव किए, वो हमारे पास अनडेविएटेड मूव किए। ठीक है, चलो मान लिया अनडेविएटेड मूव किए, विच मीन्स ये क्या बोलना चाहता है, मोस्ट ऑफ द स्पेस in an atom is empty। बोला उसमें से काफी स्पेस है, वो क्या है, बिल्कुल खाली, एटम के अंदर बिल्कुल खाली स्पेस है, आ रहे हैं और जा रहे हैं। नेक्स्ट 0.14% जो है वो मोर देन 1 डिग्री डेविएट किए। 0.14% मोर देन 1 डिग्री डेविएट करना मतलब हमारे पास ये न्यूक्लियस, ये हमारे पास क्या है, उसके अंदर मतलब कोई एटम के अंदर जो न्यूक्लियस जो हम डिफाइन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये बहुत ही कहीं स्मॉल जगह पे कुछ है जो कि इनको बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है। तो मींस देयर इज, ये तो बोल रहा है ठीक है, देयर इज सम पॉजिटिव चार्ज इन द सेंटर ऑफ एन एटम। ये क्या बोलना चाहते हैं, लास्ट के 2 पॉइंट्स बोल रहे हैं, this positive charge is this extremely small positive charge is concentrated at the center called न्यूक्लियस। उन्होंने साथ में ये भी बोला एटॉमिक साइज और जो हमारे न्यूक्लियस का साइज है 10 रेज टू द पावर -15 मीटर, जिसको 1 फर्मी भी बोलते हैं, और एटॉमिक साइज है 10 रेज टू द पावर -10 मीटर। तो ये थे हमारे रिजल्ट्स कि 99.86% एंडेविएटेड मूव किए, बहुत स्पेस खाली है, मोर देन 1 डिग्री, कुछ पॉजिटिव है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोई पॉजिटिव बैठा है जो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा रहा है, एटॉमिक साइज, न्यूक्लियस का साइज। इसके बाद एक और चीज उन्होंने बोली जहां थोड़ी सी उनकी गलती हो गई, मतलब वो चीज आगे फिर नील बोहर ने ठीक की। उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है यहाँ पे न्यूक्लियस के अराउंड, जो इलेक्ट्रॉन यहां न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा, वो कौन सी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में हमें पता है एक फोर्स लग रही है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उन्होंने बोला ये जो चार्ज पार्टिकल है, अगर ये चार्ज पार्टिकल हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं, मतलब न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा बड़ा है, इलेक्ट्रॉन कोई छोटा बेबी चार्ज है, तो ये इतना बड़ा मतलब मोटा सा सोर्स चार्ज जो है, जो टेस्ट चार्ज या बेबी चार्ज को फोर्स लगा रहा है, उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, पर वो नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, ये इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो जो मूव कर रहा है, किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, डायरेक्शन है उसकी कॉन्टिन्यूसली, हमने पढ़ा है 9th क्लास से पढ़ते आए हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मींस जब कोई पार्टिकल कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है, मींस कांस्टेंट हमारे पास स्पीड होती है, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। मैग्नीट्यूड ऑफ जो वेलोसिटी हमारे पास है चाहे वो सेम हो, बट डायरेक्शन चेंज हो रही है थ्रू आउट। तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इस सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, ये कैसे मूव करेगा, ये बन जाएगा एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने बोला वो कैसा मोशन होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है। तो अगर हम ये न्यूक्लियस इस पे फोर्स लगा रहा है, इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, ये इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, तो ये उस फोर्स का क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये प्रोवाइड करती है हमें सेंट्रीपिटल फोर्स। ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। उन्होंने सिर्फ एक चीज जो थोड़ी सी गलती आई कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में मूव कर सकता है, ऐसा नहीं है।
इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में नहीं मूव कर सकता, मतलब न्यूक्लियस के बाहर जो हमारे पास ये स्पेस है, इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में मूव कर सकता है। अब उन्होंने बोला कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है अपनी तरफ, मतलब ये इस पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, अगर ये अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये इसकी तरफ आना चाहिए। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये प्रोवाइड करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स, तो मतलब हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो बैलेंस कर जाएगी सेंट्रीपिटल। ये हमारे पास हम पहले भी करते थे कि अगर सपोज एक स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग के साथ एक स्टोन टाई करते हैं, उसको मूव करते हैं, उसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्टडी कर रहे हैं, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है तो यहाँ पे एक फोर्स लग रही है टेंशन, which always acts towards the point of suspension, वो प्रोवाइड करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर हमारे पास अर्थ है, अर्थ के अराउंड मून है, मूव कर रहा है, तो मतलब हमारे पास मून को भी क्वेश्चन आता था कि वो फॉल क्यों नहीं कर जाता, तो जो हमारे पास वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ और मून के बीच में, अगर अर्थ की ग्रेविटी है तो वो मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं कर लेती, तो वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये कॉन्सेप्ट वही आया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्या प्रोवाइड करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है हमारे पास। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटेड मोशन हो गया हमारे पास। यहाँ पे फिर से हमने बोला कि इतनी स्पेस खाली हो गई इसकी वजह से वहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको न्यूक्लियस बोल दिया, उनके साइज हमने देख लिए। फिर जब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, उन्होंने बोला वो किसी भी ऑर्बिट में मूव कर सकता है, किसी भी ऑर्बिट में मूव कर सकता है, ऐसा नहीं है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उन्होंने बोला वो प्रोवाइड करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या प्रोवाइड करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। तो मतलब हमारे पास ये एक उनकी जो मॉडल था रदरफोर्ड का, उसका एक पॉइंट आ गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, तो इसलिए वो सर्कुलर मोशन में जो बॉडी है वो मूव कर रही है। अब नेक्स्ट इसके बाद अगर हम इनके ड्रॉबैक्स की बात करें तो सबसे पहला ड्रॉबैक यही आ गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी ऑर्बिट में मूव नहीं कर सकता। अगर सपोज वो किसी भी ऑर्बिट में मूव कर रहा है, मतलब किसी भी एनर्जी को एक्वायर कर सकता है, तो हमारा जो एटम था ये हम बोहर्स मॉडल में स्टडी करेंगे, उसमें हर तरह की एनर्जी स्टेट आनी चाहिए। क्या बोला हमने, ड्रॉबैक्स में पहला ड्रॉबैक था इट कुड नॉट एक्सप्लेन क्या द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, और दूसरी चीज इट could not explain discrete energy spectrum। बेसिकली उन्होंने बोला स्टेबिलिटी की बात करें, ये है हमारा न्यूक्लियस, ये है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, चार्ज पार्टिकल क्या हो गया, एक्सिलरेटेड। तो अगर ये एक्सिलरेटेड पार्टिकल है और ये मूव कर रहा है, तो जैसे जैसे ये मूव कर रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये एनर्जी हमने किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, एन एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल emits radiations, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो मतलब हमारे पास जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है वो क्या करेगा, एमिट करेगा, रेडिएशंस एमिट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो रेडिएशंस एमिट कर रहा है। मतलब मूव करते करते अब मेरे पास कोई एनर्जी है, मैं घर से चलना स्टार्ट करूँ और मेरा रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा, तो मेरी एनर्जी जरूर खत्म हो जाएगी। सिमिलरली ये भी मूव कर रहा है, इसके पास भी एनर्जी का एक कोटा है। अगर ये ऐसे मूव करता रहेगा और रेडिएशंस एमिट करता रहेगा तो क्या होगा, एक पॉइंट पे जाके इसकी एनर्जी खत्म होगी और ये न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और ये जो है वो ऐसे 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 जाके उस पर फॉल कर जाएगा। तो मतलब उन्होंने स्टेबिलिटी का नहीं बताया।
ऐसे फॉल करेगा तो एटम कहाँ एग्जिस्ट करेगा? तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है। तो एक स्टेबिलिटी का नहीं बता पाए। स्टेबिलिटी मींस इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, एक्सेलरेटेड पार्टिकल है, तो मतलब अगर वो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है तो वो एमिट करेगा रेडिएशंस एमिट करेगा। तो कुछ टाइम के बाद रेडिएशंस एमिट करते करते उसकी एनर्जी खत्म होगी मतलब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही एनर्जी खत्म हुई इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस पे आके फॉल कर जाएगा, न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट कर लेगा, सेंट्रीपिटल का कॉन्सेप्ट खत्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक रहेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक अपनी तरफ वो खींच लेगा उसको। नेक्स्ट आया इट कुड नॉट एक्सप्लेन डिस्क्रीट। उन्होंने बोला कि हमारे पास कैसा एनर्जी स्पेक्ट्रम बनता है, कॉन्टिन्यूस बनता है। अब ये कहां से आया? उन्होंने बोला ये होता है। कैसे? न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके आसपास मूव कर रहा है, उन्होंने बोला कि कोई फिक्स्ड एनर्जी स्टेट नहीं है। इन इलेक्ट्रॉन कैन मूव, ये उनकी थ्योरी थी, इन एनी सर्कुलर ऑर्बिट। अगर वो किसी भी ऑर्बिट में मूव कर सकता है, ऐसा थोड़ा ना हम किसी के घर में भी जाके रह सकते हैं, ऐसा नहीं है, अपने में रहना पड़ता है, अपने माँ बाप ही रखेंगे, दूसरे के नहीं रखेंगे। तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है इन एनी सर्कुलर, इलेक्ट्रॉन कैन मूव इन एनी सर्कुलर ऑर्बिट, एनी वर्ड गलत हो गया, वो फिक्स्ड, अपने जो ऑर्बिट्स हैं, हमारे घर फिक्स्ड हैं। किसी रिलेटिव के जाना है तो 10 घर छोड़ के अगर रिलेटिव का घर है उधर ही जा सकते हैं, बीच में नहीं जा सकते। तो इसका मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो वो एक फिक्स्ड एनर्जी स्टेट के साथ मूव करेगा। और जब बोहर ने ये एनर्जी स्टेट स्टडी की तो उन्होंने बोला हमारे पास जैसे ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी कुछ आई थी -13.6, फिर आई -3 पॉइंट समथिंग, तो बीच में काफी एनर्जी स्टेट्स जो हैं जो मिसिंग हैं। इसका मतलब कॉन्टिन्यूटी नहीं है, डिस्क्रीट है हमारे पास एनर्जी स्पेक्ट्रम। तो अगर एनर्जी स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट है तो इसका मतलब हमारे पास, उन्होंने तो कॉन्टिन्यूस बोला था। तो ये था हमारे पास ड्रॉबैक, ये चीज बोहर्स मॉडल में काफी अच्छे से समझ आ जाएगी। चलिए बेटू, बस आज के लिए इतना ही, बाय।